जय हिंद। आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 का चौथा पेपर। तो आज हमारा डे 4 है। जो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। जो नीचे दिया गया ये सेंटेंस है, द सिचुएशन वाज आउट ऑफ हैंड, सो द मैनेजर कॉल्ड द पुलिस स्टेशन फॉर हेल्प। तो यहाँ पे जो आउट ऑफ हैंड आपका इडियम फ्रेज है, इसका मीनिंग बताना है। देखिए साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब है कि आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर। आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है कंट्रोल से बाहर, मतलब हाथ से बाहर जो आपकी चीजें होती हैं। जब लड़का लड़की बिगड़ जाता है तो माँ बाप कहते हैं कि एकदम बिल्कुल हाथ से बाहर हो गया है, आउट ऑफ हैंड हो गया है। तो उसे यानी कहने का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल। तो अब देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। टू बी सीरियस नहीं होगा ये। दूसरा, इन एन अनडिसाइडेड स्टेट, टू बी अनकंट्रोलेबल। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, यानी आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मतलब जानते हैं, वर्ड का मतलब क्या है इस पूरे सेंटेंस का। द सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल, यानी जो स्थिति था वो मैनेजर के कंट्रोल से बाहर हो गया था, इसलिए उसने पुलिस स्टेशन मदद के लिए कॉल किया। नेक्स्ट, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है आपको। यहाँ पे जो वर्ड है फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया दर्जे का। प्रोमिनेंट प्रसिद्ध, प्रीडोमिनेंट। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फॉरमोस्ट का क्या क्या मतलब होता है? फॉरमोस्ट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट हो गया। प्रीडोमिनेंट या प्रोमिनेंट, पहले प्रोमिनेंट लिखते हैं, प्रोमिनेंट यानी इस सब का मतलब होता है प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। देखिए जो पहला ऑप्शन है डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड का मतलब है इच्छुक, इंक्लाइंड, विलिंग। किसी काम को करने के लिए जो इच्छा रखते हैं उसे हम बोल सकते हैं इंक्लाइंड और विलिंग, चाह रखने वाला व्यक्ति, इच्छुक। ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका है फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब होता है भविष्यवाणी। और इसका इससे पहले हम पढ़े हैं क्या क्या हो जाएगा सिनोनिम, फॉरबोर्ड, फॉरटेल। ठीक है। लास्ट ऑप्शन जो है प्री मैच्योर, प्री मैच्योर का मतलब है अकाल, कोई चीज समय से पहले जो हो जाता है उसे हम प्री मैच्योर बोलते हैं, टू अर्ली। ठीक है। अगर जो मतलब कि बच्चे की जो जो बच्चा होता है, जब डिलीवरी होता है तो उसका जो मैच्योरिटी टाइम होता है, अगर उससे पहले जो बच्चा होता है तो उसे प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं। जैसे 39 वीक्स के बाद अगर बेबी होता है, 39 वीक्स के बाद, तो उसको हम मैच्योर बोलते हैं। और वो 39 वीक्स से पहले बेबी अगर हो जाता है तो उसे प्री मैच्योर बोलते हैं। तो प्री मैच्योर यानी अकाल बोलते हैं उसे, अकालिक, समय से पहले किसी चीज घटना का, किसी चीज का हो जाना, जो इसका निर्धारित समय है उससे पहले होना। देखिए जो अगला सेंटेंस है, इसमें आपको ये जो टेकन ऑन वर्क बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज, यहाँ पे जो अंडरलाइन ये जो पार्ट है, आपको बताना है ये किस इडियम का मतलब ये होता है। पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। दिस इज गोइंग टू बी ओवरवेलमिंग फॉर यू एज यू हैव टेकन ऑन वर्क बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है भारी। ठीक है। तुम्हारे लिए ये भारी साबित होने वाला है क्योंकि तुमने जो है काम अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लिया है। ठीक है। अगर आप मान के चलिए 2 रोटी खाते हैं और आपको 4 रोटी दे दी जाए, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा? वर्क बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज। तो इसका कौन सा इडियम है चारों ऑप्शन में से जो इसका करेक्ट मीनिंग बताता है? तो सारे इडियम हम देखेंगे। पहला है एट द 11th आवर, यानी अंतिम क्षण में। एट द 11th आवर मतलब जैसे 12 घंटे का कोई पीरियड है, उस 11वें घंटे में तुम बता रहे हो कि हमें ये काम करना है,
तो उसको हम बोलते हैं एट द 11th आवर, यानी बिल्कुल जरूरी क्षण में, अंतिम क्षण में। अब जैसे शादी होने वाला है, किसी का जयमाल है और माला है ही नहीं, तो अंतिम क्षण में याद हो रहा है कि याद आ रहा है भाई माला भी खरीदना है, तो उसे हम एट द 11th आवर बोलते हैं, बिल्कुल अंतिम क्षण में। ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है कॉल्ड इट अ डे। देखिए, कॉल इट अ डे का मतलब होता है काम को आज के लिए स्थगित कर देना। डेली का काम है कि आपको इतना इतना पढ़ाई करना है, ठीक है, और आप अब मन कर रहा है, आज अब मन नहीं कर रहा है आपका पढ़ने का, थक गए आप, तो आप बोलेंगे कॉल इट अ डे, यानी अब कल के लिए काम छोड़ देता हूँ, कल करूंगा ये काम। ठीक है, कॉल इट अ डे का मतलब टू पोस्टपोन होता है। या आप सटीक ये होगा कि स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, आज के लिए काम बंद कर देना। जो ऑप्शन नंबर सी है, बिटेन ऑफ मोर देन यू कैन ची, यानी उतना मुंह में ले लेना जितना आप चबा नहीं सकते। इसी का मतलब होता है टेक वर्क योर बियॉन्ड कैपेबिलिटीज, तुम्हारी क्षमता से ज्यादा काम ले लेना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिटेन ऑफ मोर देन यू कैन चीव, यानी उतना चबा लेना जितना आप चबा नहीं सकते, मुंह में उतना खाना लेना जितना आप चबा नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब लिटरली मतलब ये है, लेकिन होता ये है कि आप अपने क्षमता से ज्यादा काम ले लेते हो। जो ऑप्शन डी है, पुट समथिंग ऑन आइस, यानी ठंडे बस्ते में डाल देना, किसी चीज को बर्फ पर रखना। बर्फ, अगर आप बताइए बर्फ पर किसी चीज को क्यों रखते हैं फ्रिज में, ताकि उसको लंबा जब चलाना होता है आगे चल के, अभी मान के चले सब्जी मार्केट से लाते हैं, आज नहीं बनाना है उस सब्जी को, तो क्या करते हैं फ्रिज में रख देते हैं कि उसे कल परसों बनाएंगे, यानी पोस्टपोन कर देते हैं काम को। पोस्टपोन और डिले समथिंग। पोस्टपोन और डिले समथिंग, यानी किसी चीज को आगे के लिए छोड़ देना, अब ये काम आगे, यानी ठंडे बस्ते में डाल देना, पुट समथिंग ऑन आइस। नेक्स्ट, चौथे में आपको, सॉरी अंडरलाइन यहाँ पे करना मैं भूल गया, हु डिड accompany मी, यहाँ तक ये पार्ट जो है आपका अंडरलाइन है, और इस अंडरलाइन पार्ट को आपको सब्स्टिट्यूट बताना है कि अप्रोप्रिएट इसमें कौन सा होगा। ठीक है, My mother asked me who did accompany me to the airport. ठीक है, अब यहाँ पे who did accompany me जो है ये गलत है, क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। जब आप नरेशन बनाते हैं और जब डायरेक्ट, जब उसको इनडायरेक्ट में कर देते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे आस्क्ड मी, ये उसके बाद WH वर्ड आता है, तो उसके बाद फिर वो जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव ना होकर पॉजिटिव हमें बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हु accompanied मी हो जाएगा सीधा सीधा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। माई मदर आस्क्ड मी हु accompanied मी टू द एयरपोर्ट, यानी मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मुझे एयरपोर्ट किसने छोड़ा, या एयरपोर्ट तक तुम्हें किसने पहुंचाया। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ये जो सेंटेंस है ये चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। ही वॉज एक्विटेड टू ए साइबर क्राइम ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस गिवन टू द कोर्ट। देखिए, एक्विट का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना, दोष मुक्त करना, और होता है कन्विक्ट, एक होता है कन्विक्ट और एक्विट। कन्विक्ट का मतलब दोषी करार देना, किसी को गिल्टी साबित कराना, और तक, और ये जो है एक्विट मतलब दोष से बरी करना, बाइज्जत बरी कर देना। तो यहाँ पे एक्विट के बाद टू नहीं होता है, ऑफ होता है, एक्विट ऑफ। तो यहाँ पे सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ही वाज एक्विटेड टू नहीं, ही वाज एक्विटेड ऑफ, ये टू नहीं होगा यहाँ पे, ऑफ होगा, टू यहाँ पे गलत है। तो ही वाज एक्विटेड ऑफ ए साइबर क्राइम, वो एक साइबर क्राइम के अपराध से दोष मुक्त कर दिया गया,
ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस गिवन टू द कोर्ट, कोर्ट को दिए गए सबूत के आधार पर उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको जो फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया उसमें गलत है। इसमें ये जो 4 सेंटेंस दिए गए, इन 4 सेंटेंस में बता के किस सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब का गलत यूज हुआ है। ठीक है, देखिए तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है, नॉर्मल वर्ब होता है उसके साथ प्रीपोजिशन आ जाता है तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फ्रेजल वर्ब बैकअप है पहले सेंटेंस में, दूसरे में कम ए क्रॉस है, तीसरे में टर्नअप है, चौथे में गेट आउट है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है वो गलत है चारों सेंटेंस में से। तो जो आपका जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है चौथा नंबर, ठीक है, वो गलत है। गेट आउट मतलब इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में वो गलत है। तो चलिए हम इसको बारी बारी से चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। बैकअप योर इसेंशियल्स फाइल टेक्नोलॉजी इज ओनली समटाइम्स रिलायबल। तो बैकअप का मतलब होता है अपने कंटेंट को किसी ऐसी जगह सेव करना कि जरूरत के टाइम पर उसे वापस ले सके। जैसे आप व्हाट्सअप यूज करते हैं तो उसमें बार बार बैकअप का नोटिफिकेशन आता है कि व्हाट्सअप को बैकअप करनी है। व्हाट्सअप का जो डेटा है वो आपके ईमेल आईडी पर या कहीं भी ड्राइव में आप उसे सेव करो ताकि आप उसे फिर से वापस जब रिक्वायरमेंट हो आपको उसे वापस ले सको। बैकअप यही होता है टेक्नोलॉजी के टर्म में बैकअप करना। Backup your essential files टेक्नोलॉजी इज ओनली समटाइम्स रिलायबल, यानी आपके जो जरूरी फाइल है उसका बैकअप रखो क्योंकि टेक्नोलॉजी वो उसमें हमेशा विश्वास आप हम कभी कभी उस पर रिलायबल नहीं होता है। पुष्पा came across an old photo in the album and asked me to recognize the face in it। पुष्पा को एक उसकी पुरानी तस्वीर मिली एल्बम में और उसने मुझसे पूछा कि ये जो आदमी है जो पर्सन है ये कौन है बताओ। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है जब आप किसी से अचानक मिलते हो, अचानक कोई चीज आपको मिल जाता है, टू फाइंड समथिंग बाई चांस। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग बाई चांस, अचानक कोई चीज मिल जाना। आप मार्केट में जा रहे होते हैं और आपकी एक्स मिल जाती है, अचानक सामने आ जाती है, तो उस बात पे आप बोलेंगे आई कैम अक्रॉस माई एक्स, ऐसा बोल सकते हैं। सी जो है, प्लीज टर्न अप द हीटर द वेदर इज टू कोल्ड। टर्न अप का मतलब है किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाना। टू इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाना। ठीक है, टर्न अप यानी कह रहे हैं कि हीटर को और तेज करो क्योंकि ठंड जो है कुछ ज्यादा ही है आज। डी जो है वो, प्लीज सजेस्ट मी सम टिप्स टू गेट आउट नर्वसनेस। कह रहे हैं कि मुझे कुछ टिप्स बताओ ताकि मैं नर्वसनेस से छुटकारा पा सकूं। गेट आउट का मतलब यहाँ पे गेट रीड ऑफ होता है, गेट आउट यहाँ पे गलत है। गेट रीड ऑफ या ओवरकम, किसी चीज से मुक्ति मुक्ति पाना। तो यहाँ पे गेट आउट आपका गलत है। यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा ओवरकम यूज हो जाएगा, या ओवरकम या गेट रीड ऑफ। टू गेट रीड ऑफ यानी किसी चीज से छुटकारा पाना। ठीक है, गेट रीड ऑफ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे एक हाईलाइट किया गया पूरा एक सेंटेंस है जो कि काफ़ी मतलब ये एक हाईलाइट किया गया पैराग्राफ है और इसमें 3 जो फिल ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसे हमें फिल करना है। तो इस हम पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। लीफ एरिक्सन इज ए वाइकिंग बिलीव टू हैव sailed from the Greenlands to Vinland. Vinland is now thought to be at the northern tip of Canadian Newfoundland Island, where dash evidence found evidence of Ericsson's dash in 1960s। तो आपको इसमें भरना है 3 ऑप्शन यहाँ पे मतलब 3 वर्ड हमें फिल करने हैं। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमर और कैलीग्राफर तो नहीं होने वाला। समुद्र में एस्ट्रोनॉमर और कैलीग्राफर की जिक्र नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी और सी ऐसे ही हम काट देंगे। और बात करते हैं हम ए सेलर और एक्सप्लोरर। तो सेलर और एक्सप्लोरर हो सकता है, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। लेकिन अब जब अब ये तीसरा वर्ड पैक्ट की बात करेंगे, है ना, तो पैक्ट का मतलब तो इस कोई मतलब ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए लीफ एरिक्सन इज ए वाइकिंग एक्सप्लोरर थे, वो एक समुद्री खोजी थे। एक्सप्लोरर यानी समुद्री व्यापारी वो होता है वाइकिंग का मतलब, या
जो समुद्री सी फारिंग पायरेट्स होते हैं, समुद्री लुटेरे तो उनको ही बोलते हैं। तो वो एक्सप्लोरर थे और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने वे ग्रीनलैंड से विनलैंड गए थे। जो ऐसा ये भी माना जाता है कि जो विनलैंड है वो नॉर्दर्न टिप है कनाडा के न्यू फाउंडलैंड लैंड लैंड आइलैंड का। कनाडा का एक न्यू फाउंड आइलैंड है और वहाँ का जो सबसे उत्तरी टिप है उसको हम विनलैंड बोलते हैं, जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्टों ने फाउंड किया, एविडेंस सबूत निकाले हैं आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी, ये जो डी का जो बी दूसरा जो वर्ड है वो आर्कियोलॉजिस्ट है और उन्होंने ये फाउंड किया है कि इरिक्सन्स के सेटलमेंट को, उनके बस्ती को, वो जहाँ पे वो रहते थे, उनका घर, सेटलमेंट यानी आप जहाँ पे घर रह रहे हो। तो एरिक्सन सेटलमेंट इन 1960 1960 में एरिक्सन के सेटलमेंट को उन्होंने ढूंढा था। तो डी जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 8 नंबर, एंटोनिम बताना है डिफिकल्ट वर्ड का। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन और इजी का मतलब होता है आसान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है, बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। परप्लेक्सिंग, परप्लेक्सिंग का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड, उलझन भरा। बैफलिंग, दिमाग चकरा देने वाला। या पजलिंग, वेरी पजलिंग, वेरी पजलिंग। ठीक है, रिजिड यानी स्टीफ, कठोर। प्रॉब्लमैटिकल, प्रॉब्लमैटिकल यानी समस्या से संबंधित या समस्याजनक, जिसकी वजह से समस्या क्रिएट हो जाए। प्रॉब्लमैटिकल पर्सन होते हैं जो कहीं भी जाते हैं तो समस्या क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे केवल आप समस्याजनक लिख लें। ठीक है, 9 नंबर, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो देखेंगे डिफेक्टिव, यहाँ पे आपका गलत है। डिफेक्टिव का होता है DEFECTIVE, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव यानी जिसमें कोई ना कोई खामी हो, कोई दोष हो। एक वर्ड में इसे दोषपूर्ण बोले आप, दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, जिसमें कोई त्रुटि हो, फॉल्टी। FAULTY, फॉल्टी बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, पहला वर्ड है क्राउडेड यानी भीड़ भाड़। दूसरा है एलिगेंट, एलिगेंट ये मतलब शानदार होता है, बढ़िया होता है, नाइस होता है, गुड होता है। नाइस, गुड, डिलाइटफुल। ठीक है, सॉरी ये नाइस है। इफिशिएंट यानी कार्य कुशल, स्किल्ड। नेक्स्ट 10वां नंबर जो है वो आपका अंडरलाइन सेंटेंस दिया गया है। अंडरलाइन फ्रेज का अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। दिस सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स, इस सेंटेंस के एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं। किसी भी चीज का, किसी वर्ड का, किसी सेंटेंस का जब एक से ज्यादा मतलब होता है तो उसे हम बोलते हैं एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, अस्पष्ट, हैविंग मोर देन वन मीनिंग। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं कि इनका अस्पष्ट। ठीक है, होमोजीनियस, होमोजीनियस यानी सजातीय, और हेट्रोजीनियस यानी विजातीय। यानी सजातीय का मतलब होता है एक जैसे, जो जिनका टेक्सचर एक जैसा है, बनावट एक जैसा हो, द सेम काइंड, अलाइक से आप बोल सकते हैं, अलाइक, सजातीय। हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंट, विजातीय, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट हो जाएगा, डिफरेंट। अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए विजातीय। ठीक है, अमोर्फस यानी अनाकारिक, वैसा जिसका कोई आकार ना हो।
मॉर्फोलॉजी यानी जिसमें आकार की चीजों के स्ट्रक्चर के आकार को संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे मॉर्फ के पहले ए लग गया है तो उसका एंटर होगा एमोर्फस अनाकार विदाउट एनी क्लियर डिफाइंड शेप स्ट्रक्चर फॉर्म टेक्सचर। ठीक है, तो इसे हम स्ट्रक्चर लेस बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर लेस। नेक्स्ट 11 नंबर आपको सब्स्टिट्यूट बताना है इस अंडरलाइन पार्ट का मोस्ट हॉरिफाइड सीरियल्स। वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइड सीरियल्स ऑफ द इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री वाज ब्रॉडकास्टेड 20 years अगो। यहाँ पे देखेंगे द मोस्ट हॉरिफाइड सीरियल्स। देखिए हॉरिफाइड और हॉरिफाइंग दो चीजें हैं। हॉरिफाइड का मतलब हो जाएगा वो एक स्टेट है जब आप डरे हुए हो, कोई जब डर जाता है तो उसे हॉरिफाइड बोलते हैं। तो डरना और डरावना, तो हॉरिफाइंग यानी जो डरने, जो किसी को डरा सकता है, तो यहाँ पे डरा हुआ है। तो ये सीरियल्स डरावना होगा, डरा हुआ नहीं होगा। सीरियल्स क्या होगा, डरावना होगा। द वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग सीरियल्स, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, डरावना। यानी जो डरावने सीरियल्स होते हैं उनमें से एक जो है वो इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में 20 साल पहले ब्रॉडकास्ट किया गया था। यहाँ पे डरावना होगा, डरा हुआ नहीं। तो यहाँ पे डरा हुआ आदमी हो सकता है, डरावना डरा हुआ फीलिंग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। सी इज स्टडिंग द मेडिसिन एट यूनिवर्सिटी टू बिकम ए डॉक्टर। कह रहे हैं कि वो मेडिसिन पढ़ रही है। देखिए जब कोई सब्जेक्ट का बात हो रहा है, यहाँ पे मेडिसिन एज ए सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे द गलत है, द हटा दिया जाएगा। सी इज स्टडी मेडिसिन, सी इज स्टडी मेडिसिन एट यूनिवर्सिटी टू बिकम ए डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है, तो यहाँ पे मेडिसिन के पहले द नहीं लगेगा। रीजन मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आपको फिर से बताना है कि किस पार्ट में रह है। द गोल्ड वॉच लुक रियली एक्सपेंसिव। देखिए यहाँ पे द गोल्ड वॉच के बाद लुक के बजाय यहाँ पे लुक्स होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। द गोल्ड वॉच लुक्स रियली एक्सपेंसिव एंड इज नॉट अफोर्डेबल फॉर कॉमन पीपल। यानी जो सोने की घड़ी है वो काफी महंगी लग रही है, मतलब ये इसे कॉमन आदमी नहीं खरीद सकता है। 40 नंबर आपको अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है वर्ड फ्यूजन का। फ्यूजन का मतलब नाभिकीय संलयन आपने पढ़ा होगा, जब दो पार्टिकल जुड़ जाते हैं, जब दो चीजें जुड़ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेंड, ज्वाइन, कनेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, फ्यूजन का मतलब जुड़ना, ब्लेंड होना, ज्वाइन होना। बाकी का ऑप्शन ग्राइंड मतलब होता है पीसना। मिक्सचर ग्राइंडर में आप मसाला पीसते हैं, चटनी पीसते हैं, करते हैं ग्राइंड कर देते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं किसी भी चीज को। तो ग्राइंड यानी पीसना होता है। ग्लाइड, ग्लाइड का मतलब होता है फिसलना। इनग्रेडिएंट, इनग्रेडिएंट यानी सामग्री, किसी भी चीज में जो चीजें डलती हैं। आपके मान के चलो हलवा बना देते हैं, हलवा बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सूजी, चीनी, पानी, ये सारे इसके इनग्रेडिएंट कहे जाएंगे। इनग्रेडिएंट यानी सामग्री। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अंडरलाइंड है, इफेमरल का करेक्ट मीनिंग बताना है। इफेमरल यानी जब ट्रांजिएंट चीजें, मतलब क्षणिक चीजें जो थोड़े समय में गायब हो जाती है, उसे इफेमरल बोलते हैं। लाइफ इज ए कलेक्शन ऑफ इफेमरल मोमेंट्स, यानी जो जीवन है वो क्षणिक मोमेंट्स का कलेक्शन है। तो इफेमरल का यहाँ पे राइट मीनिंग होगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्पररी। ठीक है, नेक्स्ट 60 नंबर आपको सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। कैप्राइस, यहाँ पे एक अंडरलाइन वर्ड है कैप्राइस।
कैप्राइज का मतलब होता है सनक होता है, उन्माद होता है, एक मानसिक स्थिति होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। His decision to quit his stable job and travel the world was driven by a sudden caprice. अचानक उसके मन में उन्माद आया, पता नहीं क्या आया कि उसने अपने जॉब को छोड़ने का डिसीजन ले लिया, जबकि उसका स्टेबल जॉब है और पूरे विश्व में घूमने का निर्णय लिया कि अब मैं जॉब छोड़कर पूरे विश्व का भ्रमण करूंगा। तो इस कैप्राइस का सिनोनिम क्या होगा? तो इस कैप्राइस का सिनोनिम होगा इम्पल्स, सनक, मौज, विम, फैड या वैगेरी, VAGRY। मानी मन का एक उन्माद था, उन्माद, मन में एक अचानक से ख्याल आया और उसने डिसीजन ले लिया, तो इसको बोलते हैं कैप्राइस। सौरो यानी दुख, डिलाइट यानी खुशी, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, निश्चय। 17 नंबर आपको श्रेणी बताना है रिस्ट्रेंट का। रिस्ट्रेंट यानी आत्म संयम, खुद पे कंट्रोल होना, सेल्फ कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संयम। बाकी क्वेश्चन, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान। सारे वर्ड में सम्मान जोड़ दिया गया है। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, और लग गया है सेल्फ, तो आत्म स्वीकृति। फिर अप्रेजल यानी प्रशंसा, अप्रेजल सॉरी अप्रेजल, ये अप्रेजल का मतलब मूल्यांकन होता है, इवेल्युएशन। तो आत्म खुद का मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन, इवेल्युएटिंग वन सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट 18 आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। पहला जो वर्ड है एक्सप्लेनेशन गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन यानी किसी चीज को पूरे डिटेल में वर्णन करना, बताना, बढ़िया से वर्णन। प्रपोजल यानी प्रस्ताव, मैरियट, मैरियट का मतलब है असंख्य, काउंटलेस, बहुत ज्यादा। ठीक है, एक्कोलेट्स, एक्कोलेट का मतलब होता है अवार्ड, पुरस्कार। पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर में एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। इट हैज बीन नोटिस्ड, इट हैज बीन नोटिस्ड दैट अक्रॉस ऑल हिज फॉल्ट ही इज एडमायर्ड। यहाँ पे जो अक्रॉस वर्ड है, क्या ये सही यूज किया गया इसका? नहीं, इसका यूज गलत है। तो अक्रॉस ऑल हिज फॉल्ट, यहाँ पे ना विरोधाभास हो रहा है। ये नोटिस किया गया है कि, और फिर यहाँ कर उसे एडमायर किया जाता है, उसको उसकी गलतियों के बावजूद भी उसका प्रशंसा किया जाता है। तो यहाँ पे जब विरोधाभास होता है तो वहां पे ये अक्रॉस कंजक्शन नहीं आएगा। अक्रॉस का मतलब तो होता है कि पूरे पूरे होल ड्यूरेशन बताता है, पूरे पीरियड में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे मतलब कि भारत भर में। ठीक है, तो ये अक्रॉस गलत है यहाँ पे। यहाँ पे होगा डिस्पाइट हो जाएगा या इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद होगा। तो क्रॉस यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं डिस्पाइट। डिस्पाइट ऑल हिज फॉल्ट, उसके गलतियों के बावजूद भी उसकी प्रशंसा की जाती है। या आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ। देखिए, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता है, स्पाइट के साथ ऑफ होता है, इन स्पाइट के साथ ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ। तो आपको आगे चल के मिल सकता है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ दिया रहेगा, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वो गलत है।
वहां पे ऑफ नहीं लगता डिस्पाइट के साथ। ठीक है, 20 नंबर आपको ये जो अंडरलाइन पार्ट है बताना, इसमें इसका सब्स्टिट्यूशन बताना है। बाइलिंगुअल चिल्ड्रन आर सो इंटेलिजेंट देन दोज हु स्पीक जस्ट वन लैंग्वेज। तो यहाँ पे तुलना हो रही है, तो कह रहे हैं कि जो दो भाषाएं बच्चे जो जानते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। यहाँ पे सो इंटेलिजेंट जब कंपैरेटिव डिग्री आता है तो यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट का यूज होगा, मोर इंटेलिजेंट देन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो दो भाषा जानने वाले बच्चे होते हैं वो एक भाषा बोलने वाले बच्चों से ज्यादा तेज होते हैं। ठीक है, मोर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, चलिए कॉम्प्रिहेंशन है। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक आपको फिल करना है। इस पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे और आपको खुद से पहले बिना फील किए हुए इसको पढ़ना है ताकि आपका इस पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट पता चल सके। ठीक है, तो एग्जाम में भी ऐसा ही करना होता है। जब आपके पास टाइम रहता है तो इसे पढ़ लेना, अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट पढ़ते जाओ और फील करते जाओ। यही मतलब कि टिप्स है आपके लिए। The newspaper is one of the significant signs of dash civilization। न्यूज़पेपर जो है वो किस प्रकार की सिविलाइजेशन का सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण पहचान है। वो एक मॉडर्न सिविलाइजेशन का महत्वपूर्ण पहचान है, क्योंकि मोनोलिथिक, प्री हिस्टोरिक और एंशियंट समय में तो न्यूज़पेपर था ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो 21 नंबर का क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मॉडर्न। चलिए आप ये नोटिस मत करें, आप ये देखें कि कौन सा वर्ड है। तो मॉडर्न जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मॉडर्न। आगे बढ़ते हैं। इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ रीडिंग इन द डैश टाइम्स बिकॉज इट इंटरेस्ट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। कह रहा है कि ये जो है सबसे पॉपुलर फॉर्म है रीडिंग का, यानी सबसे ज्यादा लोग इसी को ही पढ़ते हैं क्योंकि ये हर प्रकार के लोगों को इंटरेस्ट को सर्व करता है। इसमें सब कुछ है, एंटरटेनमेंट है, न्यूज है, ठीक है, जोक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेजेंट। 22 का प्रेजेंट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में, ये फ्यूचर में, पास्ट ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर अभी नहीं है आगे चल के होगा, पास्ट में था अभी नहीं है, डार्क का तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, ये प्रेजेंट समय के लिए, ये सबके लिए सही है क्योंकि सारे इसे पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। इट इज फुल ऑफ पॉलिटिकल न्यूज। इसमें राजनीतिक न्यूज होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, कमर्शियल न्यूज होते हैं, एज वेल एज आर्टिकल्स बाय वेल नोन राइटर्स, यानी एडिटोरियल्स में आपको आर्टिकल्स भी मिलते हैं। अ न्यूज पेपर कीप्स अस डैश एंटरटेन एंड इन्फॉर्म। यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, इंटरटेन भी है और इन्फॉर्म भी है। हमें इंटरटेनमेंट भी मिलता है और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ। हमें दोनों चीजें मिलती हैं न्यूज़पेपर के द्वारा। तो 23 का हो जाएगा आंसर, बोथ हो जाएगा, यहाँ पे बोथ फील होगा। आगे पढ़ते हैं। इन दीज डेज ऑफ डेमोक्रेसी पब्लिक ओपिनियन रूल्स एवरीवेयर। ये जो लोकतंत्र के समय में जो लोगों का ओपिनियन है वो हर जगह रूल करता है, राज करता है। डैश गवर्नमेंट कैन लॉन्ग withstand the pressure of a strong public opinion। तो डैश गवर्नमेंट, यहाँ पे देखिए निगेटिव सेंटेंस से कह रहा है कि जो लोगों के ओपिनियन का जो प्रेशर है वो गवर्नमेंट ज्यादा देर तक उससे रोक कर नहीं रख सकती है। यहाँ पे कहीं भी निगेटिव वर्ड का यूज नहीं हुआ है, चौथे में देखेंगे इस सेंटेंस में। तो इसलिए हम अगर हम पहले यहाँ पे नो लगा देते हैं, नो गवर्नमेंट, यानी कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो लोगों के ओपिनियन के प्रेशर को ज्यादा दिन तक हैंडल कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर थे, यहाँ से पढ़ेंगे। इट इज देयर फॉर क्वाइट क्लियर, इसलिए ये बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट है दैट द प्रेस कंट्रोल्स पब्लिक ओपिनियन, कि जो प्रेस है वो लोगों के ओपिनियन को कंट्रोल करती है। एंड पब्लिक ओपिनियन इन टर्न कंट्रोल्स द गवर्नमेंट,
और जो पब्लिक का ओपिनियन है वो इस प्रकार से गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, क्योंकि पब्लिक का जो ओपिनियन होता है वो प्रेस का काम क्या रहता है, वो सरकार तक पहुंचाना होता था। इनडायरेक्टली पब्लिक ओपिनियन जो है सरकार को कंट्रोल कर रहा है। अल्टीमेटली अंततः द प्रेस कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, और अंततः जो है प्रेस है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करे, क्योंकि लोगों ने अपने ओपिनियन प्रेस को बताए और प्रेस अपने ओपिनियन किस तरीके से गवर्नमेंट को बताती है, फिर वो भी अल्टीमेटली उसको कंट्रोल कर रही है। इट एक्ट्स एज ए इंटरप्रेटर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल एंड ब्रिंग्स द रूलर्स एंड द रूल्ड टुगेदर। यहाँ पे 25 में क्या होगा, दोनों को एक साथ लाती है। जो जो प्रेस है वो इंटरप्रेटर का काम करती है, यानी अभिव्यक्ति का काम करती है, हमारे बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है, लोगों और गवर्नमेंट के बीच में ये काम करती है, और रूलर्स और रूल्ड को यानी राजा को और प्रजा को दोनों को एक साथ लाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो उसमें पूछने से घबराए नहीं, बिल्कुल कमेंट करें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।